हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं क्लास 8 के एनसीईआरटी चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी। इसका जो पाठ्यगत प्रश्न था उसको हम लोग कर चुके हैं, जो चैप्टर के बीच बीच में हुआ करता है। और आज के इस वीडियो में हम लोग जो अभ्यास प्रश्न होता है, जो चैप्टर के लास्ट में होता है, उसको करने वाले हैं। चैप्टर 1 का नाम है भारतीय संविधान, और इस चैप्टर में हम लोग संविधान के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो धीरे धीरे सारे क्लास का हम लोग कंप्लीट करेंगे और सारे चैप्टर और सारे विषयों को कंप्लीट करेंगे। तो अभी हम लोग फ़िलहाल सामाजिक और राजनीतिक जीवन कर रहे हैं, क्लास 6, 7 और क्लास 8 का। तो पहला क्वेश्चन है, किसी लोकतांत्रिक देश को संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है? संविधान की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है किसी भी लोकतांत्रिक देश को? यह उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिसके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सकते हैं। दूसरा है, यह ऐसे नियम निश्चित करता है जिसके द्वारा शासकों के हाथों सत्ता के दुरुपयोग को रोका जा सके। और संविधान यह भी सुनिश्चित करता है कि कोई ताकतवर समूह किसी दूसरे कम ताकतवर समूह या लोगों के खिलाफ अपनी ताकत का प्रयोग न कर सके। सेकेंड, नीचे दिए गए दो दस्तावेजों के हिस्सों को देखिए। पहला कॉलम 1990 का नेपाल का संविधान का है और दूसरा कॉलम नेपाल का राजा अंतरिम संविधान में से लिया गया है। पहला कॉलम जो है 1990 का नेपाल का संविधान, भाग 7 कार्यपालिका, अनुच्छेद 35 कार्यकारी शक्तियाँ, नेपाल अधिराज्य की कार्यकारी शक्तियाँ महामहिम नरेश एवं मंत्री परिषद में निहित होगी। और 2007 अंतरिम संविधान, भाग 5 कार्यपालिका, अनुच्छेद 37 कार्यकारी शक्तियाँ नेपाल की कार्यकारी मंत्री परिषद में निहित होगी। ठीक है, नेपाल के इन दोनों संविधान में कार्यकारी शक्ति के प्रयोग में क्या फ़र्क दिखता है? इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या आपको लगता है कि नेपाल को एक नए संविधान की ज़रूरत है और क्यों? नेपाल को एक नए संविधान की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि 1990 के संविधान में कार्यकारी शक्तियाँ राजा के हाथ में केंद्रित है, जबकि 2007 में अंतरिम संविधान में सत्ता की कार्यकारी शक्तियाँ मंत्री परिषद के हाथों में रहेगी। और दूसरा, हाँ, नेपाल को नए संविधान की ज़रूरत है क्योंकि 1990 के संविधान में वे आदर्श निहित नहीं है जो नेपाल की जनता जो है चाहती है। तीसरा क्वेश्चन, अगर निर्वाचित प्रतिनिधियों की शक्ति पर कोई अंकुश न होता तो क्या होता? अगर शक्ति पर कोई अंकुश नहीं होता, जिसको हम निर्वाचित प्रतिनिधियों की शक्तियों पर, तो क्या होता? निर्वाचित प्रतिनिधि शक्तियों का दुरुपयोग करते तथा अपनी मनमानी करते अगर उनके ऊपर कोई अंकुश न होता तो। वे किसी को भी डराने, धमकाने और दबाने की कोशिश करते और अल्पसंख्यकों की उपेक्षा करते। वे अपने निर्णय जनता पर ज़बरदस्ती थोपते, जिस कारण से नागरिक अपने अधिकारों व स्वतंत्रताओं का उपयोग नहीं कर पाते। ये कब होता? जब निर्वाचित प्रतिनिधियों की शक्ति पर कोई अंकुश न होता, लेकिन शक्ति पर अंकुश है इसलिए लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित परिस्थिति में अल्पसंख्यक कौन है? इन स्थितियों में अल्पसंख्यकों के विचारों का सम्मान करना क्यों महत्वपूर्ण है? इसका एक एक कारण बताइए। क है, एक स्कूल में 30 शिक्षक है और उनमें से 20 जो है वो पुरुष हैं। एक शहर में 5% लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। एक कारखाने में भोजनालय में 80% कर्मचारी शाकाहारी है और 50 विद्यार्थियों की कक्षा में 40 विद्यार्थी जो है संपन्न परिवारों से है। क जो है, एक स्कूल में 30 शिक्षक है और उनमें से 20 पुरुष है। तो यहाँ पे महिलाएं जो है अल्पसंख्यक है। महिलाओं के विचारों का सम्मान करना महत्वपूर्ण है क्योंकि वे भी पुरुषों के बराबर योग्यता रखती है एवं स्कूलों में पुरुषों के बराबर भूमिका निभाती है। ख है कि एक शहर में 5% लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं, तो इसका होगा, तो यहाँ पे बौद्ध धर्म क्या हुआ? अल्पसंख्यक है क्योंकि उनके विचारों का सम्मान करना महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में धर्मनिरपेक्षता का पालन किया जाता है, इसलिए प्रत्येक समुदाय को अपनी संस्कृति की रक्षा और विश्वास करने का अधिकार है। ग, एक कारखाने के भोजनालय में 80% कर्मचारी शाकाहारी है, तो यहाँ पे मांसाहारी क्या हुआ? अल्पसंख्यक हुआ क्योंकि उनकी संख्या कम है
उनके विचारों का सम्मान करना महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद चुनने का अधिकार है। और चौथा है 50 विद्यार्थी की कक्षा में 40 विद्यार्थी संपन्न परिवारों से। तो यहाँ 10% जो हुआ उसको क्या हो गया, अल्पसंख्यक हो, 10% अल्पसंख्यक हो गया। तो गरीब परिवार के विद्यार्थी जो है अल्पसंख्यक है, उनके विचारों का सम्मान करना महत्वपूर्ण है क्योंकि सभी विद्यार्थियों को समान अवसर दिए जाने चाहिए ताकि प्रतिभा का विकास हो सके। क्वेश्चन नंबर 5 को अब हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, नीचे दिए गए बाएं कॉलम में भारतीय संविधान के मुख्य आयामों की सूची दी गई है। दूसरे कॉलम में प्रत्येक आयाम के सामने 2 वाक्यों में लिखिए कि आपकी राय से यह आयाम जो है क्यों महत्वपूर्ण है। मुख्य आयाम संघवाद, शक्तियों का बंटवारा, मौलिक अधिकार और संसदीय शासन पद्धति। इधर महत्व को लिखना है, ठीक है, महत्व में अपनी राय को लिखना है। इसका आंसर होगा संघवाद में 3 स्तर की सरकार होती है तथा तीनों स्तर की सरकारों के अधिकार क्षेत्र जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। दूसरा है शक्तियों का बंटवारा। भारत के तीनों अंगों विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के बीच शक्तियों का बंटवारा इस प्रकार किया गया है कि कोई अंग अपनी शक्ति का दुरुपयोग न कर सके। और तीसरा है मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाने के लिए दिए गए हैं, ठीक है। और चौथा है संसदीय शासन पद्धति। देश के सभी वयस्क नागरिकों को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार जो है वो दिया गया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, भारतीय संविधान चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक नक्शा। क्वेश्चन नंबर 6 में नक्शा दिया गया है और इस नक्शे में निम्नलिखित देशों पर रंग भरे, जो कि वीडियो में संभव नहीं है, ये बच्चे खुद कर पाएंगे क्योंकि इस पे रंग भरने को कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि भारत में लाल रंग को भरे। भारत का जो नक्शा है उसमें कह रहा है लाल रंग को भरे। नेपाल के नक्शे में कह रहा है कि नेपाल के नक्शे में हरे रंग को भरे और बांग्लादेश को पीले रंग से भरे। तो ये जो है वीडियो में कर पाना संभव नहीं है, बच्चे अपने नोटबुक पे ही कर सकते हैं। भारत के नक्शा को, नेपाल के नक्शा को और बांग्लादेश के नक्शा को अलग अलग रंगों से भर सकते हैं। तो छात्र को स्वयं इस क्वेश्चन को करना है। और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर 1 है भारतीय संविधान वो समाप्त हुआ। और अगले वीडियो में हम लोग सेकेंड चैप्टर को करेंगे। और आप लोगों को कौन कौन सा सब्जेक्ट की ज़रूरत जो है वो है कि आप लोग चाहते हैं कि मैं जल्दी से उन सब्जेक्ट को करवाऊँ और उन चैप्टर को करवाऊँ, तो आप मुझसे कमेंट में बोल सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना दूंगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर भी करें ताकि उन्हें भी फ़ायदा मिले और घर में रह के अच्छे से पढ़ाई करें और कोरोना के संक्रमण से बचे रहे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आप लोगों को यह क्लास बहुत ज़्यादा लाभ पहुंचाएगा। इस परिस्थिति में जो अभी कोरोना काल चल रहा है, इस परिस्थिति में घर में बैठकर बच्चों का पढ़ाई, स्कूल बच्चे नहीं जा रहे हैं तो पढ़ाई बाधित हो रहा है। तो ऐसे में वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प पहुंचाएगा और धीरे धीरे मैं सारे क्लास के सारे सब्जेक्टों को करवाऊँगी। तो आप लोग इसी तरह करते जाए और नोटबुक में लिखते जाए। और मैं मिलती हूँ फिर आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से रहिएगा और कोरोना संक्रमण से बचे रहिएगा। घर में रह के अच्छे से पढ़ाई पूरी कीजिएगा। बाय बाय। फिर मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में।